तो फ्रेंड्स, पूजा कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम एमपीटीईटी वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं और इस तैयारी में हम अपने पर्यावरण का भोजन एवं हमारी आदतें, जो हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 था, उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो मैंने आपको कहा था फ्रेंड्स कि हम इसके बाद आगे इसका पार्ट 3 लेकर आएंगे, जिसमें हम इससे संबंधित कुछ वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, जिससे हमारा ये टॉपिक फुली कंप्लीट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है। किसमें प्रोटीन की प्रचुरता अधिक है? आपको बताना है कि प्रोटीन की प्रचुरता किसमें अधिक है। तो आपका आंसर हो जाएगा सेब, दही और मांस। तो ये अगर आपके ऑप्शन में सेब, दही और मांस ये अगर आपको एक साथ मिलता है तो यही आपका आंसर सही होगा और इसी में ही आपको टिक करना है। इसके बाद बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन है हमारा संतुलित आहार से संबंधित कुछ तथ्य हैं यहाँ। अगर कोई व्यक्ति 10 से 12 वर्ष का है, अगर कोई बालक है वो 10 से 12 वर्ष का है, तो उसको प्रतिदिन 2000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। और अगर वही बालक 14 से 16 वर्ष का है तो उसको 2600 कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। जबकि 16 से 18 वर्ष के लिए 3000 कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। और अगर कोई वयस्क है तो उसके लिए 2500 से 4000 कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। अब इस वयस्क में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा उसको 2500 कैलोरी, जो थोड़ा काम कर रहा है उसको 3000 कैलोरी, और जो 10 से 12 घंटे के बीच में काम करता है, अगर कोई 10 घंटे कर रहा है तो 3500 कैलोरी, अगर कोई 12 घंटे कर रहा है तो उसको 4000 कैलोरी। तो इस तरह से वयस्क के लिए हमने 2500 से 4000 कैलोरी के लिए बात की है। आगे देखते हैं, हमारा है अगर कोई 66 से 75 वर्ष का है, मतलब 66 से 75 ईयर के बीच का है, तो उसके लिए उसको 2300 कैलोरी पर्याप्त है प्रतिदिन के लिए, जिससे उसके संतुलित आहार की पूरी आवश्यकता पूरी हो जाएगी। फिर आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। इस क्रिया में भोजन छोटे छोटे कणों में टूटता है। यह क्रिया मुख से प्रारंभ होकर अमाशय या छोटी आंत तक होती है। यह क्रिया है। तो ये हमारे भोजन में पाचन से संबंधित प्रश्न है, जिसमें आपसे पूछ रहा है कि भोजन छोटे छोटे कणों में टूटेगा और यह क्रिया मुख से प्रारंभ होकर अमाशय या छोटी आंत तक होती है। तो इस क्रिया का नाम क्या है? अंतर्ग्रहण। तो आपको याद रखना है कि हमारे भोजन का पाचन हमारे मुख से ही प्रारंभ हो जाता है और सबसे पहला हमारे मुख में भोजन जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर हमारे अमाशय या छोटी आंत तक ले जाया जाता है। तो ये जो क्रिया है हमारी अंतर्ग्रहण है। और इसके बाद आगे की जो प्रोसेस होती है, जो अमाशय के बाद से चलती है, छोटी आंत के बाद से, वो हमारा होता है क्या? भोजन का पाचन। ठीक है। अब आगे देखते हैं, मानवीय शरीर में उत्सर्जन का कार्य करते हैं। कौन करते हैं मानवीय शरीर में उत्सर्जन का कार्य? तो इसके लिए है फेफड़ा, जो CO2 उत्सर्जित करते हैं। त्वचा, ये पसीना निकालती है। मलाशय, ये अपशिष्ट पदार्थ क्या करते हैं? बाहर करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट तथ्य है। फिर आगे देखते हैं हम, दूध का पाश्चुरीकरण किया जाता है। तो दूध का पाश्चुरीकरण ये 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट तक या 62 डिग्री सेल्सियस पर 32 मिनट तक गर्म करके किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और हमने इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ा था कि दूध का पाश्चुरीकरण ये लुई पाश्चर ने दिया था, जिसने रेबीज के टीके की भी खोज की है। तो ये भी बात आपको याद रखनी है, क्योंकि ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है, यहाँ कुछ राज्य और व्यंजन है। तो महाराष्ट्र में क्या खाया जाता है? साग पूरी। तो ये सही है। राजस्थान, यहाँ मलाई घेवर चलता है। झारखंड में क्या दिया हुआ है आपका? मसोट डेंगा मछली। तो मसोट डेंगा मछली जो है आपकी, ये मेघालय में मिलती है। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो है हमारी, ये कहाँ मिलती है? मेघालय में। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ मिलती है? मेघालय में। और जबकि यहाँ हमारे ऑप्शन में दिया है ये कहाँ मिलती है? झारखंड में, तो गलत हो जाएगा। जबकि झारखंड में जो हमारा यहाँ व्यंजन है वो क्या है? मड़ुआ की रोटी। और ये मड़ुआ क्या है? एक मोटा अनाज होता है, ये भी आपको याद रखना है। फिर आगे बात करते हैं हम, अगला है हमारा पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है पोलियो कार्यक्रम का? तो पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन। फिर आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा रोग है? तो इसकी कमी से होता है क्या? बेरी बेरी, जिसका प्रमुख लक्षण क्या होता है? अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना।
तो विटामिन बी 1 की कमी से होता है बेरी और जिसका प्रमुख जो लक्षण है वो क्या है, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। फिर आगे देखते हैं लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है, तो ये होता है हमारा विटामिन ए। फिर बात करते हैं मैरास्मस, तो मैरास्मस रोग होता है प्रोटीन एवं कैलोरी की कमी से, ठीक है। और क्वासिओरकर जो रोग है हमारा वो होता है किसकी कमी से, सिर्फ प्रोटीन की कमी से। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। अब आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, लैक्टोज किस में पाया जाता है, तो लैक्टोज हमारा किस में पाया जाता है, दूध में। तो दूध में जो पाई जाने वाली शुगर है उसको हम क्या बोलते हैं, लैक्टोज। फिर निशांतता किसकी कमी से होता है, तो ये होता है आपका किसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स। शहद में मुख्यतया क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। निम्न में से कौन सा अमीनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य है, तो अर्ध अनिवार्य कौन हो जाएगा, हिस्टेडीन। और बाकी वेलिन, मिथाइलोनिन और ल्यूसिन जो है वो हमारे क्या होते हैं, अनिवार्य अमीनो अम्ल होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं निम्न में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, तो ये है हमारी क्या, फ्रक्टोज। ये भी आपको याद रखनी है। आगे हमारा प्रश्न है निम्न में से किस विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है, तो सिट्रस फल, जो खट्टे फल होते हैं वो हमारे विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। फिर है कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक या सबसे जल्दी बनता है, तो ये है हमारा क्या, विटामिन डी। सूर्य की रोशनी से बनने वाला विटामिन है, ये हमारा शरीर खुद बनाता है और ये जो है हमारे शरीर में सबसे जल्दी बनने वाला विटामिन है। फिर आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये होता है हमारा क्या, रिकेट्स। और इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ये होती है हमारी अस्थि मज्जा। फिर आगे देखते हैं हम, यहाँ कुछ सूची दी हुई है पहली और दूसरी, इनसे हमको सुमेलित करना है। तो देखते हैं पहला है हमारा विटामिन बी 1, तो विटामिन बी 1 इसका रासायनिक नाम क्या है हमारा, थायमीन। विटामिन बी 2 इसका रासायनिक नाम हमारा क्या है, राइबोफ्लेविन। इसके बाद है विटामिन बी 6, इसका रासायनिक नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी 12 इसका रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबालामीन। फिर है प्रोटीन को निम्न में से क्या माना जाता है, तो ये है हमारा शरीर का निर्माण करने वाला तत्व, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है कौन सा विटामिन, तो ये है आपका विटामिन सी। फिर है विटामिन डी अनिवार्य है, किसके लिए अनिवार्य है, तो मजबूत तथा स्वस्थ अस्थियां बनाने के लिए। फिर है विटामिन बी 6 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये होता है अरक्तता। कौन सा रोग होता है, अरक्तता। तो आपको याद रखना है कि बी कॉम्प्लेक्स में हमारा जो है बेरी भी आता है, अरक्तता भी आता है, लेकिन जो हमारा बी 1 है उसकी कमी से बेरी होता है। बी 1 की कमी से हमारा कौन सा रोग होता है, बेरी। जबकि विटामिन बी 6 की कमी से क्या होता है, हमारा अरक्तता। तो ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद आगे बात करेंगे हम। तो अगला प्रश्न है हमारा, बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी होगी, किसकी कमी होगी, विटामिन डी की। फिर है मानव के अंग में निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है किसकी सहायता से, सही अवतल लेंस का उपयोग करके। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, ये भी आपको याद रखना है। किस एथलीट को ताक्षणिक ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से क्या दिया जाना चाहिए, अगर कोई एथलीट है, खिलाड़ी है, तो उसको सबसे जल्दी ऊर्जा अगर देनी हो तो उसके लिए क्या उपयोग हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों ही हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो है वो ताक्षणिक ऊर्जा स्रोत कहलाता है। फिर बात करेंगे अगला प्रश्न है, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्नलिखित में से किस पदार्थ की कमी से होता है, तो ये है आपका क्या, जल। फिर अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है, तो मैंने आपको भी बताया कि ये है विटामिन बी 1। फिर है आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जा सकता क्योंकि इसमें अभाव होता है आयरन और विटामिन सी का। तो संतुलित आहार जो है वो दूध है, लेकिन इसमें आयरन और विटामिन की क्या होती है, फिर भी कमी होती है। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो ये हमारी लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए। फिर है अगला प्रश्न, वह विटामिन जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, तो ये आपका विटामिन बी 12। विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो विटामिन बी की कमी से होती है बेरी, जिसमें विटामिन बी 1 है, ये आपको याद रखना है। फिर अगला प्रश्न है, खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत क्या है, सोयाबीन एवं मूंगफली। तो प्रोटीन का सबसे जो महत्वपूर्ण या सबसे ज्यादा स्रोत है वो क्या है, सोयाबीन एवं मूंगफली। फिर आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत में किया जाता है, तो यकृत में होता है हमारा क्या, विटामिन ए का संश्लेषण।
जो हमारे शरीर में सुरक्षित रहता है और बाद में जब इसका यूज़ होता है तब ये यहाँ से लिया जाता है हमारे शरीर के इस्तेमाल के लिए। फिर अगला है निम्न विटामिनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ कुछ विटामिन दिए हैं और आपसे यहाँ पूछा गया था कि इनमें से कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है। तो ये सारे जो विटामिन दिए हैं ये हमारे बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन है। नियासिन जो हमारा B5 है, पायरिडॉक्सिन जो हमारा B6 है, राइबोफ्लेविन जो हमारा विटामिन B2 है और थायमिन जो हमारा विटामिन B1 है। तो ये सब इनके केमिकल नेम है। अब यहाँ हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो ये चारों ही जल में घुलनशील है क्योंकि विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में घुलनशील विटामिन कहलाते हैं। तो ये आपको याद रखने हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने अपने कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन जो हमारे किससे संबंधित थे, पर्यावरण के भोजन एवं हमारी आदतों से। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसको लाइक करिए और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो आप अपने जो भी आपके थॉट हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे इससे भी अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। बाकी पर्यावरण का जो अगला टॉपिक है वो हम इसके अगले वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।